9 जून 2025 की सुबह 7 बजे के आसपास का टाइम था, यानी कि 7 बज के 9 या 10 मिनट के आसपास का टाइम था। उस समय एक एक्स पर ट्वीट किया जाता है और उस पर जानकारी दी जाती है। मेघालय का जो मुख्यमंत्री होता है, जिसका नाम कॉरन रोड संगम, वह लिखता है कि राजा हत्याकांड के 7 दिन के बाद मेघालय पुलिस को एक बड़ी ही सफलता हासिल हुई है, उसके हाथ बड़ी सफलता लगी है और मध्य प्रदेश में रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और महिला ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और अभी एक और को पकड़ने का अभियान जारी है। बहुत बढ़िया मेघालय पुलिस। फिर बस इतना ही था। इतने के बाद सोशल मीडिया पर एक तरह का भूचाल सा आ गया, तूफान सा आ गया और इस ट्वीट के बाद बातचीत करना शुरू कर दी गई है। और एक लड़की थी, उसे खोजने की तमाम तरह की पुलिस, एसडीआरएफ, डीएनआरएफ, यह सभी पुलिसें उसे खोजने की कोशिश कर रही थी। लोकल लोग, पर्वतारोही और इंदौर की पुलिस, यह सभी उस लड़की को खोजने की कोशिश कर रहे थे और वह लड़की जिंदा थी। वह जिंदा जिस हाल में मिलती है, उसी हाल में लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और फिर लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि सोनम ही बेवफा है। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सोनम बेवफा है कि नहीं है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मैं पूजा। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर एक थाना है, नंदगंज थाना है और नंदगंज थाने और इसी थाने क्षेत्र में एक ढाबा है, काशी जायका चाय का। और काशी जायके पर ढाबे के ऊपर 8 और 9 जून के रात लगभग सुबह 3 बजे एक लड़की होती है जिसने टी शर्ट पहन रखी थी, नीचे जींस पहन रखी थी और बाल बिखरे हुए होते हैं। यह लड़की उस ढाबे के पास आती है और यह लड़की बड़ी ही बदहवास आवाज में थी और समझ नहीं पा रही थी कि वह लड़की क्या करे और क्या नहीं करे। और ढाबे के बराबर में एक टीन शेड है, वहां पर जाकर यह खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर एक छोटू पर पड़ती है, जो ये चाय की दुकान है, इसके ऊपर, ढाबे के ऊपर यह छोटू काम करता था। फिर यह जो छोटू था, यह लड़का उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। और वह लड़की घबराई हुई थी और बहुत तेज हाँफ रही थी। फिर वह जो छोटू था, वह जाकर अपने होटल के जो ढाबा है, उस ढाबे के मालिक के पास जाता है, जिसका नाम साहिल यादव है। उसे जाकर वह कहता है कि भैया, एक लड़की जिसने टी शर्ट पहन रखी है, जींस पहन रखी है, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे हैं और उसके बाल बिखरे हुए हैं, लगता है कि वह लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में है, आप उनकी मदद कर दीजिए प्लीज, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर यह सब बातें सुनकर जो ढाबे का मालिक है, साहिल यादव, वह यह सब सुनकर उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या मदद चाहिए, क्या तुम्हें खाना खाना है या कुछ और मदद चाहिए। फिर उस लड़की ने उस होटल वाले, जो ढाबे वाला जो मालिक था, उससे सिर्फ एक ही डिमांड करती है कि मुझे फोन चाहिए और मुझे मेरे घर वालों से बात करनी है। और ये जैसे ही फोन मांगते हैं तो पहले तो साहिल यादव थोड़ा सा घबराता है और समझता है कि ये फोन क्यों मांग रही। फिर वह अपने घर की बहन बेटियों की बातें याद आती है कि जब किसी को परेशान होता है तो वह किसी न किसी की हेल्प तो करनी ही चाहिए। फिर इसे यह अपना फोन दे देता है बात करने के लिए और अपना फोन देने के बाद यह लड़की फोन पर बात करती है। लेकिन इस जो ये ढाबे का मालिक है, साहिल यादव, यह उस लड़की की कोई भी बात नहीं सुनता है। उसे लगता है कि लड़की अपनी परेशानी अपने घर वालों को बता रही है, अगर मैं इसके पास में रहूंगा तो क्या पता ये संकोच करेगी, ये इसे अपनी पूरी बात खुलकर अपने घर वालों को नहीं बता पाएगी। इसीलिए होटल का जो ये ढाबे का मालिक है, साहिल यादव, यह उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वह साइड में अपना काम में लग जाता है।
और वह लड़की जो बात कर रही थी तो फोन के ऊपर वह लड़की रोए जा रही थी। और जो ये होटल वाला था इसको नहीं पता था कि जो सामने बात करने वाला कौन शख्स है, किससे यह बात कर रही है। और फिर यह फोन काटने के बाद यह जो ढाबे का मालिक है उसे फोन दे देती है, और फोन देने के बाद भी यह लड़की रोए जा रही थी। इसी बीच में एक महिला होती है, वह भी अपनी फैमिली के साथ इस ढाबे के ऊपर आई हुई थी। वह महिला भी इस लड़की को ढांढस बताने की कोशिश करती है, कहती है कि बेटा तुम चुप हो, तुम्हारे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तुम हमें बताओ। और लेकिन यह लड़की तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, यह तो दर बदर रोती ही जा रही है, बुरी तरह से रो रही है। फिर जो महिला थी यह उस ढाबे वाले व्यक्ति को जाते जाते कहकर जाती है कि ये लड़की बहुत परेशानी में है, बहुत परेशान है। अगर वह बोलती है कि तुम्हें एक बार पुलिस को फोन करना चाहिए, क्या पता ये कोई पुलिस केस हो और तुम्हारे लिए कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। वह महिला उस ढाबे वाले मालिक को बोलती है, और फिर वह ढाबे वाला मालिक और फिर जो ढाबे का मालिक है साहिल यादव, उसके बाद समझ में आ गई और उसने तुरंत ही 100 डायल नंबर 112 पर कॉल किया। और वह पुलिस वालों को बताता है कि साहब एक लड़की है जिसने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी है और काली ही जींस पहन रखी है, बाल बिखरे हुए हैं, और वह अपनी फैमिली से बात कर रही थी और वह लड़की रोए ही जा रही है दर बदर, वह बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही है। हमें लगता है कि यह कुछ पुलिस केस का मामला लगता है और इसके आसपास में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। और जैसे ही उस साहिल ने जब 112 नंबर पर कॉल कर सूचना दी थी, तुरंत वहां पर पुलिस आ जाती है और जो स्थानीय एसएचओ होते हैं वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं। और फिर यह सब सुबह 9 बजे, यह सब 9 जून की सुबह 3 बजे की बात है और वह सभी पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस इस लड़की को यहां से लेकर जाती है और ले जाने के बाद फिर इस लड़की को महिला चौकी में ले जाकर वहां पर महिलाओं सिपाही होती हैं उनके पास इस लड़की को रखा जाता है। फिर जो ये महिला पुलिस अस्पताल है और ये जो महिला पुलिस स्टेशन है यह जिला अस्पताल में महर्षि विश्व नॉन स्टेट मेडिकल कॉलेज में एक वन स्टॉप सेंटर होता है और उस वन स्टॉप सेंटर में उसे रखा जाता है। वहां पर उस लड़की से पूछताछ की जाती है। उस लड़की से कहा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह लड़की कहती है कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो वह बताती है कि मैं मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली हूँ। और यह सोनम रघुवंशी नाम पिछले 17-18 दिन से लोग सुना सुना सा लग रहा था। बस इतना सब सुनने के बाद पुलिस के जैसे कि पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। पुलिस सोचती है कि बात है शिलोंग की, जहां पर पहाड़ियों में इसके पति की लाश मिली थी। और फिर इस पुलिस ने तुरंत ही उच्च अधिकारियों को सूचना दी और उन्होंने लखनऊ यह सूचना दी और वहां के जो उच्च अधिकारी थे उनको बताया कि लड़की कैसे कैसे कहाँ मिली और कहां से वह लड़की को लेकर आए हैं और इस लड़की ने क्या बताया क्या नहीं बताया, यह पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाती है। और आखिरकार उन्होंने मेघालय पुलिस से संपर्क किया और फिर इंदौर पुलिस से संपर्क किया और वह कहते हैं कि जिस लड़की से आप पिछले 17 दिन से तलाश कर रहे हैं वह लड़की हमारे पास है और आप आकर बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। फिर यहाँ इस लड़की से यह भी जानकारी जुटाई जाती है कि तुमने जब ढाबे पर बात की थी फोन से, जब तुमने किससे बात की, तो यह लड़की कहती है कि मैंने मेरे भाई गोविंद से बात की थी। और पुलिस इन सब की जानकारी कर ही रही थी तभी ऐसा मामला सामने आया कि मालवा ख्यात एक जगह लगती है और उस जगह का एक लड़का होता है जो गाइड करने वाला होता है। उस लड़के का नाम होता है एल्बर्ट पेड, जिसका नाम होता है, वह लड़का बताता है कि जिस कपल वह 23 मई 2025 की सुबह वह लड़का एक कपल को देखता है और उस कपल के बारे में जब वह लड़का सोशल मीडिया के ऊपर जानकारी के माध्यम से पता चलता है तो वह लड़का सोनम रघुवंशी, उसका जो लड़की है उसका नाम सोनम रघुवंशी है, जो लड़का है उसका नाम राजा रघुवंशी है। यह दोनों
और इनके साथ 3 लोग और थे और यह सभी लोग 5 लोग एक जगह खड़े बातें कर रहे थे। लेकिन जो यह लड़का था अल्बर्ट पेड, इसके कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह इसे इंग्लिश बातें, जो इंग्लिश में बात करता था वह समझ में आती थी, या फिर जो उसकी लोकल लैंग्वेज थी उसमें बातें करते थे वह समझ में आती थी। बाकी वह लोग तो हिंदी में बातें कर रहे थे। वह इस जो अल्बर्ट पेड है इसकी कोई भी बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर जो ये अल्बर्ट पेड है यह उनको कहता है कि आपको कहाँ घूमना है और कहाँ कहाँ क्या क्या देखना है, मैं आपको घुमा कर लेकर आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या आपको नज़ारा देखना है। तो इन लोगों ने इसे साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं घूमने जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक और गाइड होता है, वान साइक उसका नाम होता है, उससे मदद मांगते हैं, उसे कहते हैं कि हमें घूमना है। फिर एक गाइड को तो यह कैंसिल कर देते हैं और दूसरे गाइड को यह साथ लेकर घूमने जाते हैं और फिर यह गायब हो जाते हैं। फिर इस लड़के ने, जो यह अल्बर्ट पेड है, इसने सोशल मीडिया के ऊपर इन दोनों की न्यूज़ देखी और न्यूज़ देखने के बाद यह इनकी जो सोशल मीडिया पर चल रही थी। फिर ये जो मेघालय का डीजी होता है जिसका नाम ईदा सीसी नॉन ग्रोन होता है, और इसकी तरफ से एक मैसेज दिया जाता है। मध्य प्रदेश के 3 लोगों को पकड़ा गया है और साथ में इस महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है। और पुलिस का यह मानना है कि जो राजा रघुवंशी है उसका कत्ल हुआ है, उसमें इस लड़के का पूरा पूरा रोल है और पूरा पूरा इसका हाथ है इसके मर्डर में। इसने न इन लोगों को हायर किया और हायर करने के बाद इसने अपने पति की हत्या करवा दी। और इसने हत्या क्यों करवाई, किस वजह से करवा रही, और इस सब का दौर चल रहा है। पुलिस अभी सारे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। और जो सोनम रघुवंशी है और राजा रघुवंशी है यह एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे और इनके घर वालों की सहमति से इन दोनों की शादी हुई थी। और 11 मई 2025 को इनकी शादी हो जाती है। फिर जो ये लड़की है इसने ना फैसला लिया कि हम कहीं दूर चलते हैं हनीमून मनाने के लिए। पहले कश्मीर घूमने का प्लान होता है, कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके लिए यहाँ का प्लान कैंसिल हो जाता है। उसके बाद तय किया जाता है कि माँ कामाख्या देवी के दर्शन भी किए जाएंगे और फिर गुवाहाटी घुमाएंगे और गुवाहाटी के बाद सीधा शिलोंग की पहाड़ियों में घूमने चलेंगे और वहाँ की घाटियाँ वगैरह देखी जाएंगी और हनीमून का जो लुत्फ है वह लिया जाएगा। और ऐसी ही प्लानिंग हुई थी और फिर वह 20 मई 2025 को और 29 मई 2025 तक का यह टूर था। और यह आराम से घूम रहे थे और घर वालों को भी पल पल की जानकारी दे रहे थे। और फिर 23 मई 2025 को सुबह लगभग 1:45 बजे यानी कि 1:45 पर इसकी सास फोन पर पहुंचती है। इसकी सास फोन करती है और सास पर इसकी सास इसे तमाम बातें करती है। वह पूछती है कि बेटा तुम्हारा व्रत है कि नहीं है। और यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसीलिए यह अपनी सास को कहती है कि माँ जी मैं आपको फिर फोन करूंगी, यहाँ पर नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। और उसके बाद इनसे संपर्क टूट जाता है। और फिर जैसे ही 23 मई या 24 मई को भी इंतजार करते हैं। फिर 24 मई के इंतजार के बाद यह 25 मई को एक इमरजेंसी लैंडिंग हवाई प्लेन के माध्यम से यह दूल्हा यानी कि राजा रघुवंशी का भाई और जो दुल्हन का भाई होता है यह दोनों इमरजेंसी फ्लाइट पकड़कर वहां पर जाते हैं। फिर वहां पर लोकल की पुलिस इनकी मदद नहीं करती है तो फिर यह लोकल यानी कि यूट्यूबरों की मदद लेती है। और मदद लेते लेते आखिरकार 11 दिन बीत जाते हैं। और 11 दिन बीतने के बाद मेघालय के एक जिला है पूर्वी खासी, वहां का एक थाना लगता है सोहरा और सोहरा थाने क्षेत्र का ही एक इलाका लगता है बॉयज डॉग। और यहाँ की जो 1000 फुट की गहरी खाई थी उसमें वो जो राजा रघुवंशी है उसकी लाश मिल जाती है। और वह लाश भी डिकम्पोज हो गई थी, लेकिन उसके जो सीधे वाला हाथ था उसके ऊपर राजा रघुवंशी लिखा हुआ था और एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी थी, उसके माध्यम से उसकी पहचान कर ली जाती है। और उसी के पास में एक दरांती मिलती है जिससे कि ये कच्चे नारियल हैं यह काटे जाते हैं। और शायद इसी हथियार से इसकी हत्या की गई थी। और इस खाई में मिलने के बाद और इस खाई में गिरने का फांग के जाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उससे पहले एक 5 फुट ऊंची वहां पर दीवार थी। आखिरकार यह लाश यहाँ पर कैसे पहुंच गई और इसकी हड्डियां भी टूटी हुई थी।
फिर ये राजा रघुवंशी तो मिल जाता है, लेकिन ये जो सोनम रघुवंशी है इसका कुछ भी पता नहीं चलता है और फिर पुलिस इसकी तलाश में जुट जाती है। और इसमें एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और जो लोकल पुलिस होती है और वो पर्वतरोही होते हैं और जो एसटीएफ की टीम का गठन किया जाता है और परिवार के लोग होते हैं। और जो परिवार के लोग हैं वह सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे और जो वह मेघालय की पुलिस थी और मुख्यमंत्री थे, इन सब से वह गुहार लगा रहे थे कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और चाहे गृह मंत्री हो और प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखते हैं कि हमें सीबीआई जांच करवानी है और यह इस मामले में पूरे देश में हड़कंप मच जाती है। लेकिन यह हड़कंप उस समय लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है जिस वक्त यह लड़की गाजीपुर के एक ढाबे से फोन करती है, बदहवास हालत में मिलती है। फिलहाल पुलिस ने उसे और उससे पूछताछ चल रही है और लोगों का यही कहना है कि सोनम ही बेवफा है। यह सब तो पूछताछ के बाद पता चलेगा कि सोनम ही बेवफा है कि नहीं। लेकिन परिवार वाले यह बात मानने को तैयार नहीं है। अगर यह बात झूठी निकली तो क्या पता इसमें परिवार वाले भी इन्वॉल्व हो। लेकिन यह सब तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सोनम जिस हालात में बदहवास में मिली थी उससे यही अंदाजा लगाया जाता है कि लोगों के कई कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।